अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, आज हमारा ई कैट का मैथमेटिक्स का 20 है। इसके अंदर हम 4.3 को कंक्लूड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेक्चर हमारा लेट हुआ है, थोड़ा सा मैं बिजी था 5-10 मिनट, तो उसके लिए मैं आपसे माजर करता हूँ, आपको मेरा वेट करना पड़ा। स्टूडेंट्स, आप बड़े हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, क्योंकि आप फिर हरकतें करते हैं, वॉल्स पे लिखने शुरू कर देते हैं, लेक्चर लेट लेक्चर लेट लेक्चर लेट। इस तरह की आपने बहुत मिसबिहेवियर्स किए हैं। आपको चलें जिस तरह भी उसको हम एक साइड पर रखते हैं और अपने लेक्चर तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास जो कल का लेक्चर था उसमें हमने ट्रांसलेशन और रोटेशन को मिस किया था, वो मुझे पता है। उसको मैं लेक्चर के दौरान टाइम मिलेगा तो मैं उसको कवर कर दूंगा, नहीं तो फिर एट द एंड चैप्टर को उसको मैं कवर करके ही आगे मूव करूंगा। आपके पास आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 है। उसके अंदर आपके पास है जी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल आपके सामने लिखा है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज पेपर में आता है और हम इसको अनइम्पोर्टेंट क्या है कि इसको छोड़ देते हैं। ओके, तो देखा तो स्टूडेंट्स, आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, द एंगल अल्फा। ये एक एंगल होता है जो कि 0 से 180 के दरमियान होता है। ऐसा एंगल जो 0 से 180 के दरमियान होता है, मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के उलट। काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस टू अ हॉरिजॉन्टल एंड नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एल। कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही थी, आपको माइक के अंदर शोर आ रहा था, तो उसको हमने माइक को चेंज किया। मुझे बताएं आप सबको क्लियर है? अब किसी को साउंड का इशू तो नहीं है? आवाज क्लियर है सबको? चलें, आपको आवाज क्लियर है बेटा, तो हम कर चलते हैं। अभी भी वॉइस इशू आ रहा है सुमाना बेटा? वॉइस इशू है अभी भी? जल्दी से मुझे बताएं ताकि लेक्चर को शुरू करें। चलें, फैजान कह रहा है क्लियर है। जब चले स्टूडेंट्स, आप सबको क्लियर था? हम इंक्लिनेशन ऑफ लाइन स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था। आपके पास है ये एक एंगल होता है जो 0 से 180 के दरमियान होता है, काउंटर क्लॉकवाइज होता है। ये सारे एमसीक्यूज हैं। वो एंगल कौन सा होता है आपके पास? काउंटर क्लॉकवाइज होता है, फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है टू द नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये ऐसा एंगल होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से शुरू होता है और रुकता कहां पर है? जो आपके पास नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन हो और नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो। ओके, तो ये आपके पास एक एंगल। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, इसके बाद एमसीक्यूज हैं। इफ एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर आपके पास वो एंगल जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इफ एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अब ये आपके पास एक एल है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, तो कहता है देन अल्फा इज इक्वल टू 0। जो अल्फा होगा आपके पास वो क्या होगा? 0 होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है इफ एल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर आपके पास वो एल जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो आपके पास परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। ये एल आपके पास परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है और अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू 90 आपके पास आ जाएगा। ओके, तो बेटा ये थोड़ी सी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के बारे में ये एमसीक्यू था। नंबर 1। नंबर 2, एंगल 0 से 180 के दरमियान होता है, ये काउंटर क्लॉकवाइज होता है, नॉन हॉरिजॉन्टल होता है, नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आपके पास ये आती है। नेक्स्ट बेटा आपके पास स्लोप है। स्लोप क्या है? स्लोप भी कहते हैं इसको, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन भी हम इसको बोलते हैं। आपके पास द स्लोप ऑफ अ लाइन, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज अ मेजर ऑफ द स्टीपनेस ऑफ द लाइन। स्टीपनेस मतलब कर्व, जो ढलान होती है, जो आपके घरों के बाहर जब आप दरवाजे बनवाते हैं वो वाली स्टीपनेस इज ऑफ अ लाइन एंड वेदर इट राइजेस गोज अप और फॉल गोज डाउन। वो स्लोप अप भी राइज हो सकती है और डाउन भी आपके पास हो सकती है व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो दोनों मैंने यहां पे लिखी हैं। जब आपके पास स्लोप डाउनवर्ड हो, जब स्लोप आपके पास अपवर्ड हो। यहां देखें, आपने मूव करना है लेफ्ट टू राइट। आप यहां से लेफ्ट टू राइट मूव करें तो आपके पास स्लोप डाउनवर्ड है, ये आपके पास फॉल्स डाउनवर्ड वाली कंडीशन है। जब आप मूव करो जब आप मूव करो बेटा लेफ्ट टू राइट, अब स्लोप आपके पास अपवर्ड है तो ये आपके पास राइज अप वाली कंडीशन है।
और इसका इसका जो फार्मूला है आपके पास वो है m इज इक्वल टू tan अल्फा। अगर आपके पास सिर्फ tan थीटा दिया हो तो आप स्लोप निकाल लोगे m इज इक्वल टू tan थीटा। आपके पास अब स्लोप के तीन तरह के फार्मूले, तीनों मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। एक फार्मूला आपके पास m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो तो वो वाला फार्मूला आपके पास क्या होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या फिर आपके पास होगा y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। ये आपके पास फार्मूला कब होगा, जब आपके पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे, जैसे आपके पास ये Q और R गिवन हो, आपने स्लोप फाइंड करनी हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। जब आपके पास एंगल गिवन होगा तो आप दिस वन फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी y इज, आपके पास इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू c, एक स्ट्रेट लाइन गिवन होगी तो इसकी स्लोप आपके पास क्या होगी बेटा, m इज इक्वल टू माइनस a ओवर b, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये तीन आपकी बुक में फार्मूले हैं स्लोप को फाइंड करने के। एक आपके पास एंगल गिवन हो, दूसरा आपके पास दो पॉइंट गिवन हो, और तीसरा आपके पास क्या है, इक्वेशन गिवन हो। अच्छा, यहां पे एक चीज है बेटा, आपके पास यहां पे x2 माइनस x1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन लगा के भी आपके पास MCQ आ जाता है, यहां पे x1 माइनस x2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन लगा के भी MCQ आ जाता है और हम परेशान होते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। ओके, ये थी बेटा आपके पास स्लोप के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट हम स्लोप की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे जिनको यूज करके MCQs पेपर में पूछे जाते हैं। पहला आपके पास पॉइंट है स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। पहला पॉइंट है आपके पास बेटा स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। आपके पास या फिर आपके पास है जी, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, देन m इज इक्वल टू 0, या फिर आप कह सकते हो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन m इज इक्वल टू 0। दोनों एक ही बातें हैं। जब अल्फा 0 हो तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है। चेक करें, आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी जब तक कोई एंगल होगा तो ये लाइन ऊपर मूव करेगी। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन हो तब भी स्लोप 0, या एंगल 0 हो तब भी आपके पास क्या होती है, स्लोप क्या होती है, 0 होती है। अगर आपके पास इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 आ जाए, देन आपके पास क्या होगी, m इज इक्वल टू अनडिफाइन, जिसको आप लिखते हो m इज इक्वल टू 1 ओवर 0। ओके, यहां फिर अल्फा इज इक्वल टू 90 और यहां फिर स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन भी आपके पास क्या होती है, m इज इक्वल टू अनडिफाइन 1 ओवर 0 या इंफिनिटी, जो भी आप लिखना चाहें। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है जी, जो स्लोप पॉजिटिव होती है आपके पास, अगर इफ अल्फा आपके पास 0 और 90 के दरमियान हो तो आपके पास देन जो स्लोप होती है वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन 0 आती है। अगर आपके पास जो एंगल है वो 90 और 180 के दरमियान हो तो जो स्लोप है आपके पास बेटा वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये कुछ बातें हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप, वर्टिकल लाइन की स्लोप, स्लोप पॉजिटिव कब कब होती है, स्लोप नेगेटिव कब होती है, ये एंगल से रिलेटेड हमने बात की। नेक्स्ट बेटा आपके पास है कोलिनियर पॉइंट। कल भी हमने डिस्कस किया था, कल डिस्टेंस फार्मूले से भी मैंने आपको बता दिया था और फिर मैंने आपको स्लोप के फार्मूले से भी बताया था। तो ये स्लोप वाला यहाँ पे आता, तो यहाँ पे अगेन देख लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास के होते हैं, पहले तो ये बात डिस्कस कर लें। कोलिनियर पॉइंट्स बेटा ऐसे पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए उन्हें आप कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अच्छा, कल एक बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर कर्व हो, अगर कर्व के ऊपर आए तो वो पॉइंट कौन से होंगे, वो कोलिनियर होंगे। तो बेटा कल ये क्वेश्चन पहली दफा आया, कभी मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। तो बेटा इसको मैंने रीड आउट किया जाके,
जो आपके पास कर्व के ऊपर पॉइंट्स होंगे वो क्लीनियर नहीं होंगे। सिर्फ क्लीनियर पॉइंट्स वही होंगे जो ओनली स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी आपके पास, ये भी सारे पॉइंट्स आपके पास क्लीनियर है। मगर किसी कर्व के ऊपर पॉइंट हो तो वो क्लीनियर पॉइंट्स नहीं होते हैं। ओके, इस बात को बेटा कर ले, कलेक्शन कर ले। मेरी कलेक्शन है, पहली दफा इस तरह क्वेश्चन आया था, अच्छी बात है, सीखना चाहिए इंसान को। मैंने इस पर जाकर स्टडी की और मुझे इसका पता लग गया, कर्व के ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो क्लीनियर होते हैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं। अगर हमने शो करना हो आपके पास ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है और ये पॉइंट आपके पास सी है, ये कोलिनियर है, तो हमें क्या करना होगा, एम ऑफ ए बी इज इक्वल होना चाहिए एम ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू वाई स्लोप ऑफ बी सी। तो आपके पास ये पॉइंट्स को होते हैं क्लीनियर होते हैं। मैंने शॉर्टर फॉर्म में लिख दिया, एम आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू एम क्या है, बी सी। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। नेक्स्ट बेटा एक एमसीक्यूज कर लेते हैं, एक एमसीक्यूज करते हैं, उसको देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कॉमन सेंस इसमें ज्यादा यूज होती है। इस एमसीक्यूज के अंदर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। आपके पास एमसीक्यूज है बेटा, द पॉइंट्स ए -36 पॉइंट बी 32 एंड पॉइंट सी 6,0 फ्रॉम ए फॉर्म ए आपके पास है राइट ट्राइंगल, बी आपके पास इक्विलेटर ट्राइंगल, सी आपके पास सेक्लीन ट्राइंगल और डी आपके पास स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इन सबको पहले सीखना है। पहले तो आप जरा ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस को देख के हम किस तरह चीजों को देख सकते। अब आपके पास राइट ट्राइंगल, आपको पता है राइट ट्राइंगल के अंदर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। हमें देखना होगा कि आप दो पॉइंट्स की स्लोप लो, वो आपस में रिलेशन उसका आपके पास होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको रिलेशन अभी नहीं बताया परपेंडिकुलर का, चलिए वो नेक्स्ट आ रहा है, आपको बता देता हूं। आपके पास स्लोप परपेंडिकुलर होती है जी, m1 इज इक्वल टू -1/m2, ये रिलेशन होल्ड कर जे। इक्वलेटर है तो तीनों की स्लोप सेम आ जाए, सेक्लीन है तो किसी दो लाइन की स्लोप सेम आ जाए, स्ट्रेट लाइन कैसी अप्रूव होगी, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाए, तो वो आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी। जरा सुने जरा बड़ा बेटा, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल को आप स्लोप के जरिए कैसे अप्रूव करोगे, दो लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आपके पास इक्वलेटर ट्राइंगल को कैसे अप्रूव करोगे, तीनों साइड्स की स्लोप आपके पास इक्वल होनी चाहिए। सेक्लीन के लिए किसी दो की स्लोप सेम होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन के लिए तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ जाएं। अगर आप यहां पे स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करें, एम ऑफ ए बी आपके पास क्या आता है जी, 2 - 6 आपके पास आएगा -4 और 3 + 3 आपके पास 6 आ जाएगा, आंसर आएगा -2/3 और स्लोप ऑफ आप BC फाइंड कर लें, आपके पास आएगा 0 - 2 6 - 3 आपके पास आ जाएगा 3, दोनों सेम आ रही हैं। आपके पास AB इज इक्वल टू BC है, तो वो आपके पास क्या होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन होगी। वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ओके, चले बेटा मुझे बताएं आप सबको ये MCQ क्लियर हुआ है और आप इन सब ट्राइंगल्स को स्लोप्स के थ्रू किस तरह प्रूव कर सकते हैं वो भी आप सबको क्लियर है। चलिए बेटा देखें, आप सबको एक चीज क्लियर है, MCQ क्लियर है और स्ट्रेट लाइन किस तरह आंसर ये भी सबको क्लियर है, मुझे बताएं जरा जल्दी से। नेक्स्ट बेटा थ्योरम है आपके पास स्ट्रेट लाइन और पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन है आपके पास स्लोप्स की। आपके पास बेटा टू लाइंस थ्योरम है आपके पास, टू लाइंस L1 and L2 with respective slopes
M1 and M2 are पहला पैरेलल इफ एंड इफ। पहला क्या है आपके पास बेटा, उसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उनकी आपके पास ये जो आपके पास की स्लोप होगी और ये स्लोप होगी वो आपके पास सेम आएगी। तीसरा, इनके रिस्पेक्ट ये भी स्लोप आपके पास सेम ही आएगी। चलें बेटा देखें, बेटा ट्रायंगल बनती ही नहीं है क्योंकि वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि क्लिनियर पॉइंट्स हैं। हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड किया, स्लोप ऑफ बी सी, तो वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होते हैं क्लिनियर पॉइंट्स, इसलिए है क्लिनियर पॉइंट्स हैं। ना ये राइट ट्रायंगल बनेगी, ना इक्विलेटर बनेगी, ना स्क्लीन ट्रायंगल बनेगी, तीनों ट्रायंगल्स बनती ही नहीं है। ओके बेटा, इन तीन पॉइंट से हम ट्रायंगल बना ही नहीं सकते क्योंकि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। किस तरह पता लगा ये पॉइंट कोलिनियर हैं? क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू आ गया स्लोप ऑफ बी सी। आपके पास ये पॉइंट है एक ही लाइन के ऊपर, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी। ए बी की स्लोप बी सी के इक्वल आ गई, इसलिए आपके पास ये जो है ये तीनों एक लाइन के ऊपर होंगे, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके जी समयूल बेटा, मैं आपके कमेंट पढ़ो, मगर ये स्क्लीन नहीं बन सकती, ट्रायंगल ये बनेगी नहीं क्योंकि क्लिनियर पॉइंट्स है, क्लिनियर पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आते हैं। किस तरह प्रूव हुआ? आपके पास स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी सी आ रहा था। चलिए नेक्स्ट फॉरवर्ड करें। अब आप इसको रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं बाद में। अब हम बात करते हैं, अगर टू लाइन्स अगर आपके पास L1 और L2 है विद रिस्पेक्ट टू M1 और M2, हम पैरेलल कब होंगी? जब आपके पास M1 इज इक्वल्स टू M2 होगा। जब दोनों स्लोप्स आपके पास इक्वल होंगी तो आपके पास वो लाइन कौन सी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। अब देखें ये कंडीशन किस किस तरह पेपर में पूछी जा सकती हैं। अब आपके माइंड में M1 इक्वल्स टू सिर्फ M2 होगा। हम इसको बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं, M1 माइनस M2 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको भी सकते हैं 0 इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1। हम इसको समझ सकते हैं M1 ओवर M2 इज इक्वल्स टू 1। इसको हम समझ सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू M2 ओवर M1। ये सारी कंडीशंस आपके पास पैरेलल लाइंस की हैं। आपने इसको बेटा लाजमी याद रखना है। ओके M1 इक्वल्स टू M2 हो, ये तो बेसिक बात है कि दोनों स्लोप्स इक्वल हों तो आपके पास लाइंस पैरेलल होती हैं। ये कंडीशन इस तरह भी आपके पास आ सकती है, M1 माइनस M2, M2 को उधर ले जाए। ये कंडीशन इस तरह भी हो सकती है, M1 को उधर ले आए। ये कंडीशन इस तरह भी हो सकती है कि M2 उधर डिवाइड में चल जाए, जब डिवाइड में जाएगा तो यहाँ 1 होगा आपके पास। ये कंडीशन इस तरह भी हो सकती है कि M1 इधर डिवाइड में आ जाए। ओके ये सारी कंडीशंस आपके पास स्लोप पैरेलल होने की हैं, लाइंस पैरेलल होने की हैं। इसी तरह आपके पास जो सेकंड कंडीशन है बेटा, आपके पास परपेंडिकुलर दो लाइंस कब होंगी? इफ एंड ओनली इफ। जरा उसकी कंडीशन सुने। आपके पास कंडीशन क्या है? M1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर M2। जब ये कंडीशन होल्ड करे तो आपके पास दो लाइंस होती हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं। जरा इसकी वेरिएशन सुने बेटा, ये आपके पास आ सकता है M1 M2 इज इक्वल टू माइनस 1, दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 के इक्वल आ जाए। ये इस तरह आ सकती है आपके पास M1 M2 1 इज इक्वल टू 0। ये भी कंडीशन आपके पास परपेंडिकुलर की है। इसी तरह आपके पास अगर ये आ जाए, आपके पास आ गया बेटा जी 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर M1 M2, ये इधर आके मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह ये वेरिएशंस दे के वो MCQs में आपसे पूछ सकता है कि दो लाइंस पैरेलल हैं या फिर आपके पास परपेंडिकुलर हैं। ये सारी कंडीशंस भी इस तरह इसकी भी आप कंडीशंस बना सकते हैं। ओके तो आपने बेसिक को याद रखना है और उसको देख के आपने बाकी बना लेनी है जो MCQs में जिस तरह का वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ओके नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी MCQs करते हैं, विच ऑफ द लाइंस इज नेदर पैरेलल। अच्छा ये MCQs देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है और ये 2013 में पेपर में आ चुका है। 2013 में ये MCQs पेपर में आ चुका है। इस MCQs को देखते हैं। विच ऑफ द लाइन is neither parallel
to x-axis nor parallel to y-axis। ए ऑप्शन आपके पास है y इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी बच्चा आपके पास है x इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी आपके पास है y इज इक्वल टू -2, ऑप्शन डी आपके पास है जी y इज इक्वल टू x। हमने वो लाइन बतानी है जो कि ना पैरेलल टू x एक्सिस हो और ना ही y एक्सिस के हो। तो x y इज इक्वल टू 0 जो होती है वो आपके पास होती है, लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपके पास होती है पैरेलल टू y एक्सिस, ये पैरेलल टू x एक्सिस। मगर ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x, ये तो ना तो पैरेलल x एक्सिस होती है और ना ही पैरेलल y एक्सिस होती है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी स्लोप की टाइप्स हैं आपके पास। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड टाइप आपके पास है जी पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म वो आपके पास क्या है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तीसरी आपके पास बेटा जो ऑप्शन है वो आप तीसरा जो आपके पास लाइन है वो आपके पास कहलाती है जी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म वो आपके पास क्या है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। फोर्थ आपके पास है जी 2 स्लोप फॉर्म या 2 इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। नंबर 5 जो आपके पास बेटा है वो आपके पास क्या है जी सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म में आपके पास है जी x माइनस x1 ओवर कोस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा। और जो लास्ट वन आपके पास है जी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आपके पास है जी x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अब ये 6 की 6 जो आपके पास फॉर्म्स हैं, इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे। यार ये जरा रून को यहां से ब्लॉक करना, इसको कार्टून की यहां पड़ी है, ये रून को इसको यहां से ब्लॉक कर दे, इसकी जरूरत नहीं है क्लास के अंदर। चलें बेटा आपके पास 6 फॉर्म्स हैं आपके पास। पहली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरी पॉइंट स्लोप फॉर्म, तीसरी 2 पॉइंट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ये सारी इक्वेशंस को यूज करके आपको पता है कि हम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। डिफरेंट कंडीशंस होंगी आपके पास, डिफरेंट आपके पास टाइप्स यूज होंगी और आप लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लोगे। ओके, ये हम इस तरह के क्वेश्चंस एफएससी में कर चुके हैं। अगर आपके पास स्लोप गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, आप कौन से यूज करते हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हो। अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो तो आप 2 पॉइंट फॉर्म को यूज कर लेते हो। अगर 2 इंटरसेप्ट गिवन हो जाए आप ये वाली फॉर्म यूज कर लेते हो। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो तो आप ये वाली फॉर्म यूज कर लेते हो। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में पूछे जा सकते हैं या फिर इन्हीं को ही पेपर में पूछ लेगा विच ऑफ द पॉइंट स्लोप फॉर्म, विच ऑफ द 2 पॉइंट फॉर्म, इस तरह की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, चलें बेटा नेक्स्ट आपके पास है जी चीजें ये इससे रिलेटेड इसको बात खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ द पॉइंट के बारे में एमसीक्यूज पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट का इन एंट्री टेस्ट ऑफ ईकैट यूईटी के अंदर जो आपके पास टेस्ट आता है कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्या है। पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू नॉन वर्टिकल लाइन, लाइन के हिसाब से जो पोजीशन है पॉइंट क्या है। आपके पास लाइन है ax प्लस by प्लस c और जो पॉइंट आपके पास है बेटा, पॉइंट आप लिख लेते हैं x1, y1। इसकी पोजीशन क्या है
लाइन के लिहाज से, तो आपके पास क्या होगा बेटा जी, P जो होगा, P होगा लाइज अबव ऑफ लाइन L इफ B ग्रेटर देन 0 और ax1 प्लस बी y1 प्लस सी ग्रेटर देन 0। जब आप इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करें, आंसर आपके पास पॉजिटिव आए। आंसर आपके पास क्या है बच्चा, पॉजिटिव आए, तो ये जो लाइन हो, जो ये पॉइंट होगा आपके पास, वो अबव द लाइन लाई करेगा। इसी तरह आपके पास दूसरी कंडीशन है, अगर P लाइज बिलो ऑफ लाइन इफ B ग्रेटर देन 0, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी लेस देन 0। आपके पास इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करें और आंसर आपके पास लेस देन 0 आए, नेगेटिव आए, तो ये जो पॉइंट होगा वो बिलो द लाइन लाई करेगा। ओके, सब दोनों कंडीशन में देखें B पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इक्वेशन में B पॉजिटिव नहीं होगा तो हम B को पॉजिटिव बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट मेरा तीसरी कंडीशन हो सकती है आपके पास P लाइज ऑन द लाइन, जो P होगा वो लाइन के ऊपर होगा, ऑन द लाइन L इफ ax1 प्लस बी y1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 और B यहां पे भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात थी बेटा। आपके पास जो पॉइंट होगा अबव द लाइन कब होगा, जब उसका आंसर पॉजिटिव आएगा पुट करने से। बिलो द लाइन कब आएगा, जब उसका पुट कर आंसर आपके पास नेगेटिव आए। और आपके पास ऑन द लाइन कब होगा, जब उसका आंसर इक्वेशन में पुट करने से इक्वल्स टू 0 आ जाए। नेक्स्ट बेटा बात करेंगे हम पॉइंट और ओरिजिन की लोकेशन। द पॉइंट एक्स वाई एंड ओरिजिन आर ऑन द, हम बताएंगे कि ये जो पॉइंट है और ओरिजिन सेम साइड होगा या फिर डिफरेंट साइड पे होगा। इसको जरा सुनिएगा। आपके पास बेटा जी द पॉइंट x1 y1 and origin are on the, पहली बात सेम साइड if आपके ऑफ द लाइन, सेम साइड ऑफ द लाइन if C इंटू ax1 प्लस बी y1 प्लस C ग्रेटर देन 0 और ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन if C इंटू ax1 प्लस बी y1 प्लस C लेस देन 0। आपके पास ओरिजिन और पॉइंट लाइन के सेम साइड पर होंगे जब उस पॉइंट को आप लाइन में पुट करो और जो उसका कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करो, वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए तो सेम साइड पे होंगे। अगर आप C को मल्टीप्लाई करो, जो पॉइंट आपने इक्वेशन में पुट किया है, आंसर आपके पास लेस देन 0 आए, नेगेटिव आए, तो जो पॉइंट होगा आपके पास बेटा वो ऑपोजिट साइड पे होगा। ओरिजिन और पॉइंट दोनों लाइन के ऑपोजिट तरफ होंगे। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। आपके पास एमसीक्यूज है द टू, एक मिनट बेटा वेट कीजिएगा जरा। मिस ये हरून को आप यहां से दफा क्यों नहीं कर रही हैं, हरून? चले बेटा, आपके पास द ओरिजिन एंड द पॉइंट, एमसीक्यूज द ओरिजिन एंड द पॉइंट P of 5, -8 with respect to line 3x plus 7y plus 15 is equals to 0
lie on the option A same side, ऑप्शन बी बेटा आपके पास है ऑपोजिट साइड, ऑप्शन सी आपके पास है ऑन द लाइन, ऑप्शन डी आपके पास है बेटा नन ऑफ दिस। हमने बताना है कि आपके पास ये जो पॉइंट और लाइन आपके पता ओरिजिन एंड द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन सेम साइड है, ऑपोजिट साइड है, तो किस तरह करेंगे आप बेटा? आप क्या करेंगे, हम सी देखेंगे, सी क्या है 15 है, सी 15 लिख लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट पुट करके 3, एक्स आपके पास क्या है 5 पुट कर दें, प्लस 7, वाई आपके पास क्या है -8, और आपके पास आ जाएगा +15 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो तब सेम साइड होगा, लेस देन होगा तो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखें जी बेटा आपके पास आएगा 15, 3 5 द 15 -7 8 द 56 +15। जब आप इसको करोगे तो आंसर यहां पे नेगेटिव आएगा, -26 आएगा। उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो आंसर लेस देन 0 आएगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगी, ओरिजिनल और पॉइंट क्या है, लाइन के ऑपोजिट साइड पर हैं। ओके चलें बेटा, होपफुली आपको ये एमसीक्यू समझ आए होंगे। पॉइंट की लोकेशन के हवाले से एमसीक्यू बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो लाइन है, जो पॉइंट है अबव द लाइन है, बिलो द लाइन है, या फिर ऑन द लाइन है, या फिर पॉइंट और रीजन जो है लाइन के सेम तरफ है या ऑपोजिट तरफ है। ये बातें बेटा आपने याद रखनी है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में आते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये आपके पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज एक और देखें, ये भी बताना बड़ा जरूरी है। ये कहता है जी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line 5x plus 7y is equals to 35 and 3x minus 7y is equals to 21 is A आपके पास है बेटा 0,5, B पॉइंट आपके पास है 7,0, सी पॉइंट आपके पास है 2,3 और जो डी पॉइंट है बच्चे आपके पास 0,-3 है। अब हमने चेक करना है शुएब बेटा, एमसीक्यूज में क्या था, आपने बताना है ऑपोजिट तरफ पॉइंट है कि सेम साइड पर है, तो उसकी ये दो कंडीशन थी। आपने सी लेना है, सी आपको पता है क्वेश्चन में 15 है, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ये पॉइंट को इक्वेशन में पुट करके। अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा तो सेम तरफ होगा, अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो ऑपोजिट तरफ होगा। नेक्स्ट बेटा आपके बेटा एक कंडीशन है, शुएब बेटा जरा गौर से देखिए कंडीशन को, कंडीशन मैंने लिखवाई है ये, इसलिए हमने सी को 15 को मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट देखें बेटा, इस तरह के एमसीक्यूज कैसे करेंगे आप। अब आपके माइंड में आएगा सर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला फार्मूला यूज करेंगे, जब हमने 4.4 में किया था तो वो तो लेंथी है बेटा, उसको इसको कतन देखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, बैक सोल्यूशन कर लेना है। अब आपके पास वो वाला मेथड भी है, साइमल्टेनियसली मेथड भी है, आपने इसको बैक सोल्यूशन से सोल्व कर लेना है। बैक सोल्यूशन से किस तरह सोल्व करेंगे, आप पॉइंट्स को इन दोनों में चेक करेंगे, जो पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई कर देगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा यहां पे ऑप्शन बी है, 7 आप यहां पुट करें, y 0 है 0 हो जाएगा, 7 5 था आपके पास 35 इज इक्वल टू 35, यहां पुट करें आपके पास 0 है y, 3x 7 थे 21 इज इक्वल टू 21, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगी, बीटा आ जाएगी। ये बात मैंने आपको फर्स्ट एक चैप्टर नंबर 4 में भी बताया था। जब भी आपके पास इक्वेशंस आएंगी तो इक्वेशंस वाले एमसीक्यूज आप बैक सॉल्यूशन से ही सोल्व करोगे। आप ऑप्शंस को बारी बारी पुट करोगे इक्वेशंस में, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट बेटा चलते हैं, आपके पास कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है कि 3 लाइंस कॉन्ग्रुएंट हों तो आपके पास क्या होता है, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी।
कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस। आपके पास फर्स्ट लाइन है बेटा जी a1x प्लस b1y प्लस c1। सेकेंड लाइन आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2। थर्ड लाइन आपके पास है a3x प्लस b3y प्लस c3। हमने बताना है ये तीन लाइन कॉन्ग्रुएंसी है या नहीं है। उसके लिए आपके पास फार्मूला है, आप एक डिटर्मिनेंट लिखोगे कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3 इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके पास तीनों लाइन कॉन्ग्रेंट होंगी, अदरवाइज ये लाइंस आपके पास कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी। कॉन्ग्रेंट लाइंस का मतलब क्या है, ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से मूव करती हों। ये तीनों लाइंस आपके पास एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करें तो ये लाइंस आपके पास क्या कहलाती हैं, कॉन्ग्रेंट लाइंस कहलाती हैं। ओके, इसके साथ ही बेटा मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला बता चलूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन क्या है आपके पास, अगर आपके पास तीन पॉइंट्स गिवन हो, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन इफ ए आपके पास x1 y1 है, b आपके पास x2 y2 है और c आपके पास x3 y3 है। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बेटा ये भी एक डिटर्मिनेंट ही होगा जिसका फार्मूला आपके पास होगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। आपने इन दोनों को बेटा मिक्सअप नहीं करना, इन दोनों को बताने का मकसद साथ साथ इसीलिए ही है कि आपके पास क्या है बेटा, चार लाइंस होंगी तो आपके पास चार का डिटरमिनेंट बन जाएगा। ओके, कांस्टेंट भी आपके पास एक इंक्रीज कर जाएगा। अगर चार लाइंस होंगी तो आपको फिर इस तरह गिवन होगा, वो आपकी बुक के अंदर शामिल नहीं है सिलेबस, मगर मैं आपको बिलाल बेटा बता देता हूं। अगर चार लाइंस आएंगी तो आपके पास इस तरह आएंगी। पहली लाइन आपके पास होगी जी a1x प्लस b1y प्लस c1z और प्लस d1। सेकेंड लाइन आपके पास आएगी a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। थर्ड लाइन आपके पास होगी a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3। L4 आपके पास आएगा a4x प्लस b4y प्लस c4z प्लस d4। इसका डिटरमिनेंट लेंगे आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास लाइंस कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। मगर चार लाइंस आपकी बुक सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, तो ई कैट का टेस्ट हमेशा बुक से ही आता है, बुक्स की लाइन से ही आता है, तो चार लाइन का क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आ सकता। और एग्जामिनर को भी पता है चार लाइंस वाला डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए भी हमें टाइम चाहिए होता है, तो क्वेश्चन वही आएगा जो टाइम के अंदर होगा। ओके, चार लाइंस वाली बात पेपर में नहीं आ सकती। अब इन दोनों को मैंने साथ साथ क्यों बताया है बेटा, देखो आपके पास वो कह सकता है आपको तीन लाइंस दे दे, आपको तीन लाइंस दे दे, ये L1 L2 और L3 के जी आप फाइंड करो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन। तो आप क्या करोगे, आप ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर दोगे, आप पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उसके वर्सेस फाइंड करोगे, देन आप ये वाला फार्मूला लगाओगे एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन का। अगर बेटा आपके पास सिर्फ पॉइंट्स गिवन हो तो डायरेक्ट आप ये डिटरमिनेंट में वैल्यूज पुट करेंगे, शुरू में 1/2 है तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन आ जाएगा। दोनों बातों को आपने बेटा मिक्सअप हरगिज नहीं करना है। ओके, होपफुली मैं आप दोनों बातों डिफरेंट तरीके से बता चुका हूं, आपको क्लियर बातें हो चुकी होंगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी पॉइंट ऑफ कंग्रुएंसी की हमने बात की, उसके बाद आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पर बात करते हैं, वो क्या चीज है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
ये कुछ आपके पास दो लाइंस हैं और ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हमने बताना है कि अगर दो लाइंस इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मूव कर रही हैं तो उसकी इक्वेशन आपके पास क्या होगी, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास बेटा इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है आपके पास, L1 प्लस एच L2 इज इक्वल टू 0। एफएससी में कुछ आपने सब पढ़ी होगी, L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, ओके, कांस्टेंट चेंज हो सकता है, उसका कांस्टेंट की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, नाम हम कोई भी दे सकते हैं, ओके। कांस्टेंट चेंज होगा अगर दो लाइंस इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही हो तो उसकी इक्वेशन आपके पास है L1 प्लस एच L2 इज इक्वल टू 0। और आपकी आसानी के लिए, कैलकुलेशंस की आसानी के लिए कि अगर पेपर में आ जाए तो हमें लेंथी प्रोसीजर ना करना पड़े, मैंने एक जनरलाइज इक्वेशन लिखी है, आप उसको याद कर लें तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे। मैं आपके सामने लिखता हूं, ड्राइव हुई हुई इक्वेशन बेटा मेरे पास है A1 प्लस एच A2 x प्लस आपके पास होगा जी B1 प्लस एच B2 y प्लस C1 प्लस एच C2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बेटा ये स्ट्रेट लाइन की जनरलाइज इक्वेशन है, A1 B1 A2 B2 C1 C2 की वैल्यूज आपको पता है, जस्ट आप यहां पे पुट करेंगे और आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली वैल्यू आ जाएगी। ओनली आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये सिंपलीफाइड फॉर्म में इक्वेशन है, इसको हम फैमिली ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस भी बोलते हैं, ओके बेटा। ये आपके पास इसको सोल्व करने के बाद L1 L2 पुट करने के बाद एक सिंपलीफाइड फॉर्म में इक्वेशन लिखी है, जस्ट आप इसको याद करें, यहां पे वैल्यू पुट करें, एक लाइन के अंदर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली लाइन को फाइंड कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसको लेके चलते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन भी है वो, और वो क्वेश्चन 1-1.5 पेज पे सोल्व होता है, ओके। एज की वैल्यू बेटा आपको फाइंड करनी पड़ेगी जिस तरह आप क्वेश्चन में फाइंड करते थे पहले शुरू में। चले बेटा आपके पास है जी एक एमसीक्यूज है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको बताना बड़ा जरूरी है। एमसीक्यूज है एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। ऑप्शन ए आपके पास है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी आपके पास है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी आपके पास है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी बेटा आपके पास है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कौन सी इक्वेशन होगी जो आपके पास क्या है, आपके पास क्या बेटा, एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। आपने उस इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही हो। तो हमने क्या करना होगा, सिर्फ हमें अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए तो हम आराम से इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। आपने इंटरसेप्ट्स फाइंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने करना है दोनों इक्वेशंस को पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। जो पॉइंट आएगा आप उनको इन चारों में पुट करके देख लेंगे, जो सेटिस्फाई करेगी कोई इक्वेशन आ जाएगी। यहां पे बीटा ऑप्शन इज द आपके पास आता है राइट ऑप्शन, ओके। क्या होता है बेटा, आप क्या करोगे, इन दोनों को सोल्व करोगे साइमल्टेनियसली सोल्व करके आप एक पॉइंट फाइंड कर लोगे। उस पॉइंट को आप चारों में पुट करके चेक कर लोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगा
वो आपके पास क्या होगा, राइट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, एमसीक्यूज बेटा समझ आ गया आपको। आपने हर क्वेश्चंस को, इक्वेशंस वाले क्वेश्चन को बैक सॉल्यूशंस ही करने की कोशिश करनी है। आपको यहां से जब दोनों को सोल्व करके पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट को आप इन तीनों में पुट कर दोगे तो आपके पास इस इक्वेशन की लाइन आ जाएगी जो उस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास लास्ट पॉइंट रह गया, उसको डिस्कस कर लें। आपके पास है जी डिस्टेंस डी, आपके पास पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। पॉइंट आपके पास लिख लें x1 y1 और लाइन आप लिख लें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपके पास अगर एक पॉइंट है और एक लाइन है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बल्कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। उसका फार्मूला आपके पास क्या है, d इज इक्वल टू a x1 प्लस बी y1 प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटा, मैंने जो कल का जो टेस्ट था उसका सोल्यूशन बड़ा प्रिसाइजली अपलोड कर दिया हुआ है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आप टेस्ट की तरफ आ रहे हैं तो उसका मैंने प्रिसाइजली अपलोड कर दिया हुआ है। अब मेरी वॉल पे चेक करेंगे, आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। ओके, चलें बेटा नेक्स्ट बेटा आपके पास एंगल बिटवीन लाइंस रहता है टॉपिक। एक टॉपिक आपका रह गया एंगल बिटवीन लाइंस, दूसरा आपका रहता है जी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और तीसरा रोटेशन ऑफ एक्सिस। तीनों टॉपिक्स मेरे माइंड में है, इंशाल्लाह उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि लेक्चर की टाइमिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि फास्टली पढ़ा के मैं उसको यहीं पे छोड़ दूं। ओके, मैं आपको उसको अच्छी तरह डिटेल से पढ़ा दूंगा। हमारे पास टाइम काफ़ी है, आपको पता है हमारी क्लासेस का टाइम एक्सटेंड हो चुका है, दिन एक्सटेंड हो गया। हम 20 तक हमने सिलेबस को ख़त्म करना है तो हम बड़ी ईजीली इसको कर लेंगे। 16 17 तक आपका सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और बेटा ड्राइव चेक करें,